हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और बिल्कुल ही आपका जो है पेपर जो है अब 2 से 3 दिनों के बाद होने जा रहा है, का जो है इंतज़ार था। आप लोगों का समय आ चुका है। 11 जून जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। जो भी मेरे दोस्त छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड एग्जाम की जो है पेपर देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैंने इसके पहले वाले जो है दिनों में जो आप लोग का डीएलएड का एग्जाम था वहां पे मैंने क्लासेस कराया था, और लमसम सारे प्रश्न हमारे यहाँ से फंसे थे। तो यहाँ पे बीएड वाले भी, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, बिल्कुल बीएड इंट्रेंस एग्जाम में आप बेहतर करके आओगे। 11 जून का टेंशन आप अब हटा दो। अगर आप इस क्लास को देख लेते हो और एग्जाम हॉल में जाते हो, तो आपका एक सीट तो 100% है कि पक्का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक सीट पक्का करना है, तो हर एक प्रश्न को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम के दिन है। और अगर आप एक बार भी इन प्रश्नों को सनसनी नज़र से भी देख लेते हो, तो आपका काम हो जाने वाला है। तो चलिएगा, फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, और जो है यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना ज़्यादा है। जो आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल क्लासेज हैं। और कहीं ना कहीं आपने अगर हमारे क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रेगुलर होगा जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि क्लास को लाइक करके एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जो बीएड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 11 जून को। पहला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, अगर आपको पता है तो। छत्तीसगढ़ के किस नृत्य को तोरण नृत्य या यादव समाज का जो है पारंपरिक लोक नृत्य कहा जाता है, जो मुख्य रूप से आ, दिवाली के दिन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर पहला नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इसने कहा है कि छत्तीसगढ़ के किस नृत्य को तोरण नृत्य या यादव समाज का पारंपरिक लोक नृत्य कहा जाता है, जो मुख्य रूप से दिवाली के बाद किया जाता है? क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, राउत नाचा, बिल्कुल राइट उत्तर है राउत नाचा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को बताए हैं पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दूसरा। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जो है तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कह रहा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जो है तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दूसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है मुग्गा मुनगा बहार नदी, बिल्कुल राइट उत्तर है मुनगा बहार नदी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोग। आप बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? आपके फटाफट से यहाँ पे राइट उत्तर आने चाहिए, जो भी आपको लगता है। आपको जो भी लगता है क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है अनुच्छेद 17, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र लगातार अन्य छात्रों को परेशान करता है और अनुशासनहीनता फैलाता है, तो आप क्या करोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट उत्तर है आपके अकॉर्डिंग क्या है। अगर आपको जो भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट उत्तर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है
कक्षा के बाद उसकी जो है एकांत में काउंसलिंग करेंगे और उसके इस हर आक्रामक व्यवहार का जो है कारण जानेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने चौथे का डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की जो है अवकालत क्यों की गई। क्वेश्चन आपके सामने पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की जो है अवकालत क्यों की गई। क्वेश्चन नंबर पांचवे के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है इससे बच्चों में संज्ञात्मक विकास और अवधारणाओं को समझना आसान है। क्वेश्चन आपके सामने पांचवे के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है बी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यदि किसी निश्चित कुट भाषा में टीचर को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं, क्या लगता है आपको। 6वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यदि किसी निश्चित कुट भाषा में टीचर को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में स्टूडेंट को जो है क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसने लिखा क्या है। इसने लिखा है TEACHER, ठीक है, और इसके बदले जो लिखा गया है VGCGEJT लिखा है, ठीक है। अगर आप थोड़े से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे, टी होता है 20 पे, भी होता है 22 पे, अर्थात यहाँ पे प्लस का 2 किया गया है। ई होता है 5 पे, जी होता है 7 पे, यहाँ पे भी 2 प्लस, यहाँ पे भी ए से सी पे जाओगे 2 प्लस, आर से टी पे जाओगे यहाँ पे भी 2 प्लस। मतलब हमने देखा कि सब में प्लस दो किया जा रहा है। तो अब जो है आसानी तरीके से हम यहाँ पे वही लॉजिक लगाएंगे। एस होता है कितने पे, एस होता है 19 पे, 2 जोड़ोगे, यू हो जाता है 21 पे, टी होता है 20, 2 22 पे होगा भी, यू होता है 23 और 2 जोड़ोगे डब्ल्यू हो जाएगा 23 पे, डी होता है 4, एफ होता है 6। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके आगे आओ, इसमें तो सभी अक्षर बड़े से लिखा गया है तो यहाँ पे छोटे वाले एफ तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ई होता है 5 पे, जी होता है 7 पे, ठीक है, एन होता है 14 पे, तो 14 तो 16 पे होता है पी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो सभी के सभी यहाँ पे एक ही जैसे वर्ड लग रहे हैं जी, सभी के सभी भाई साहब सेम, दोनों ही कंडीशन हो गया, दोनों ही सही है जी। ए और सी दोनों ही टाइपिंग में सही हो गया है, यहाँ पे दोनों ही राइट उत्तर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे दिशा से रिलेटेड है कि अमित अपने घर से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, फिर जो है दाईं ओर मुड़ा और जो है 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद पुनः जो है दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। हम सिंपल तरीके से समझते हैं, मान लेते हैं कि अमित का जो घर है यहाँ पे है, यहाँ से वो उत्तर चलेगा, उत्तर कहाँ पे होता है, उत्तर 10 किलोमीटर चल गया ऊपर की तरफ, फिर जो है उसके दाहिना तरफ, तो इसका दाहिना ये हो जाएगा और कितना चला 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे 5 चलता है। उसके बाद पुनः जो है फिर दाएं ओर मुड़ता है, फिर दाहिना साइड, तो इसका दाया नीचे हो जाएगा और कितना चलता है 10 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पे है, तो उसका घर ये है और पहुंच चुका है यहाँ पे, तो ये कितनी दूरी पे है, आप देखो ऊपर 5 का है तो ये भी तो 5 का हो जाएगा, 5 किलोमीटर की दूरी पे है, पर किस दिशा में है, तो यहाँ पे देखो ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है आपका पूरब और ये होता है आपका पश्चिम दिशा। इस तरीके से आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। तो ये किस दिशा में है, पश्चिम पूरब दिशा में है, यहाँ पे आ चुका है, तो ये कौन सा दिशा हो, 5 किलोमीटर पूरब दिशा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अत्यधिक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अत्यधिक शब्द का सही संधि विच्छेद, क्वेश्चन नंबर 8वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इसने कहा है कि अत्यधिक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है। जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप बेहतर तरीके से समझे होंगे हिंदी को तो आपको बता दूं कि जब भी आपके सामने आधा त आए, जब भी आपके सामने कभी भी आधा त आता है तो इसे हमेशा छोटी ती में चेंज किया जाता है, तो अति प्लस अधिक हो जाएगा आपके राइट उत्तर। अगर आप इसको देख रहे हो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी मेरे क्लास को लाइक नहीं किया है, ठीक है, शेयर नहीं किया है, तो एक बार क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो, क्योंकि ये क्लास आपको 100% है कि सिलेक्शन एक सीट वाला तो बिल्कुल दिलाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार शब्द में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। तो जिन्होंने बताया है अव्ययी भाव समास, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है अव्ययी भाव समास, जिसमें देखिए उपसर्ग लगा हो, उसमें हमेशा ही आपको जो है अव्ययी भाव समास राइट उत्तर होते हैं। अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न, फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमसे कह रहा है नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट प्रेजेंट इन द मीटिंग। प्रेजेंट इन द मीटिंग, प्रेजेंट इन द मीटिंग के पहले क्या भरा जाएगा यहाँ पे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो आपको बताना है वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स लिखा गया है तो हमेशा ही वेयर लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अमृतधारा जल प्रपात स्थित है जो सहदेव नदी पर बनता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में अमृतधारा जल प्रपात स्थित है जो सहदेव नदी पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं और 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, एमसीबी आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के किस राज्य में सती प्रथा के उन्मूलन के लिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में कानून पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हम 12 पे आ चुके हैं, भारत के किस राज्य में सती प्रथा के उन्मूलन के लिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में कानून पारित किया गया। तो जिन्होंने बताया है बंगाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित सभी घटनाएं घटित होती है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित सभी घटनाएं घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है क्षोभ मंडल, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपकी कक्षा का एक मेधावी छात्र अचानक पढ़ाई में कमजोर होने लगता है और गुमसुम रहने लगता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है
सबसे पहले व्यक्तिगत के रूप में उससे बात करेंगे और उसकी इस मानसिक स्थिति या पारिवारिक समस्या का कारण जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्रियात्मक अनुसंधान का जो है मुख्य उद्देश्य एक शिक्षक के रूप में क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान का जो है मुख्य उद्देश्य एक शिक्षक के लिए क्या होता है? क्वेश्चन नंबर जो है 15वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है कक्षा और विद्यालय की तात्कालिक व्यवहारिक समस्याओं का जो है वैज्ञानिक ढंग से समाधान खोजना बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास जो है रीजनिंग का प्रश्न है, श्रृंखला से रिलेटेड, इसको पूरा करना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। अगर आपको लगता है आपसे बन जाएगा तो आप ट्राई जरूर करें। जैसे यहाँ पे देखा गया तो 5 से 11 हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 6 जोड़ा हो गया होगा। यहाँ से देखेंगे तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं, 5 से 11 पे जाना है तो 5 में हम 2 से गुणा करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, 5 दूना 10 और 1 11। 11 में हम 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे। इस बार 2 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 11 दूना 22, 2 24। फिर 24 में 2 से गुणा करेंगे और 24 दूना 48, 3 जोड़ा गया है। यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा? 4। तो इसके आगे कितना जोड़ा जाएगा? 5। 5 जोड़ दो 2 से गुणा करके, 106 दूना 112, 212 होगा ना, प्लस के 5, 12 5 17 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। आप देख रहे हो थोड़ा सा घुमाया गया था, पर आप आसानी से कर सकते हो अगर आपने ये क्लास देख रखा है तो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न की एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का बेटा है। तस्वीर वाले लड़के का वीना से क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में ठानो कि वीना आप हो। आप कह रहे हो कि वह मेरे दादाजी, तो सबसे पहले आपके पिता और पिता के पिता होंगे, वही तो दादा होंगे। ये दादा हो गए कि इकलौते पुत्र, दादा के इकलौता पुत्र कौन हुआ? आपके पिता का बेटा, इकलौते पुत्र का बेटा, अर्थात आपके पिता का इकलौता बेटा कौन है? आप हो। तस्वीर वाले लड़के का वीना से क्या संबंध है? तस्वीर वाले लड़के का वीना से क्या संबंध है बताइएगा। तो यहाँ पे आप समझोगे कि जो है इसने कहा कि मेरे दादाजी, तो इसके दादाजी कौन है? ये इनके इकलौते पुत्र, इनके इकलौता पुत्र कौन हुआ? इसके पिता का बेटा, इनके पिता का बेटा, ये अपने आप को कह रहा है या एक और कोई इसका बेटा होगा तो कह रहा है तस्वीर वाले लड़के का वीना से क्या संबंध है? ये वीना है तो इसकी तस्वीर, यानी यहाँ पे कोई और लड़का है तो ये दोनों क्या होंगे? भाई ही तो होंगे, क्योंकि इनके पिता तो एक ही हैं, ये एक दूसरे के भाई हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है वेन आरेख से निम्नलिखित में से हमें डॉक्टर, पुरुष और कलाकार के बीच का सही संबंध दर्शाना है। डॉक्टर, पुरुष और कलाकार के बीच सही संबंध हमें दर्शाने हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप समझोगे तो आप आसानी से कर लोगे। ये मान लेते हो कि ये डॉक्टर है, ठीक है, इसने कहा है डॉक्टर तो डॉक्टर हो गया। पुरुष, क्या डॉक्टर पुरुष होते हैं? पर सभी तो पुरुष डॉक्टर नहीं होते हैं, कुछ, तो हम कुछ वाले यहाँ पे मान लेते हैं ये पुरुष हो गया। ठीक है, फिर कलाकार, तो देखिए सभी पुरुष कलाकार नहीं होते हैं, सभी डॉक्टर कलाकार नहीं होंगे, अर्थात इसमें भी कुछ कुछ का लॉजिक लगेगा, आर्टिस्ट हो जाएगा। मतलब तीनों ही जो है एक दूसरे को काट रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 19 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होने वाला है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखिए पवन में जो लिखा गया, सबसे पहले देखो व बनाना है तो यहाँ पे हो जाएगा पु प्लस अन,
क्योंकि जब भी आपको यहाँ पे दिखे प के साथ कोई भी मात्रा नहीं लगा हो तो ओ का ही मात्रा होता है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे पा हो जाता तो आपको यहाँ पे डबल मात्रा देना पड़ता, प लिखना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रात दिन शब्द में कौन सा समास है? रात दिन शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं, रात दिन शब्द में कौन सा समास है? सभी लोग बताएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि जिन्होंने मेरे क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जो है क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको एक सीट पक्का करना है इस बार तो कहीं ना कहीं क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो रात और दिन में देखिए हाइफन लगा हुआ है, तो कभी भी हाइफन रहता है तो ये हमेशा द्वंद्व समास को डिनोट करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से अमृत का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से अमृत का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। पूरा प्रश्न को पढ़िएगा नहीं तो गलती आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है तो देखिएगा, सबसे पहले सुधा कहा जाता है, पीयूष कहा जाता है, यहाँ पे देखिएगा नहीं कहा जाता है, अमीय कहा जाता है, रसाल नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रसाल जो है आम को कहा जाता है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, करेक्ट ऑप्शन सब्जेक्ट वर्ब जो है एग्रीमेंट। हमें सही ऑप्शन की पहचान करना है, द क्वालिटी ऑफ देयर मैंगोज नॉट गुड। अब यहाँ पे नॉट गुड से पहले यहाँ पे एक खाली स्थान है और यहाँ पे क्या भरा जाएगा ये बताइएगा। द क्वालिटी ऑफ देयर मैंगोज इज नॉट गुड। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट expresses the meaning of the idiom to burn the midnight oil। to burn the midnight oil बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फाइंड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। फाइंड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए कि फाइंड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। तो 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्हें बताया है ओसिरेंस, ओसिरेंस बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है एवरी स्टूडेंट शुड डू बेस्ट इन द अपकमिंग एग्जाम। बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है आपको। एवरी स्टूडेंट शुड डू बेस्ट इन द अपकमिंग एग्जाम, जिन्होंने 25वें नंबर प्रश्न को देखा है और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि हिज या हर आप यूज कर सकते हो, हिज और हर दोनों ही यूज लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जो है भोरम देव मंदिर किस राजवंश के काल में निर्मित हुआ था और इसे किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जो है भोरम देव मंदिर किस राजवंश के काल में निर्मित हुआ था और इसे किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि फणी नागवंश छत्तीसगढ़ का जो है खजुराहो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब जो है अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि संविधान सभा
द्वारा भारत के किस राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 27वें के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत में चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे जिनका जो है संबंध वनों की जो है कटाई को रोकने से था? क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, सभी लोग बताइएगा कि भारत में चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे जिनका संबंध वनों के कटाई को रोकने से था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, सुंदर लाल बहुगुणा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक शिक्षक के रूप में यदि आपकी कक्षा के कुल जो है छात्र परीक्षा में बहुत कम अंक लाते हैं तो आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानोगे? क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि आपकी शिक्षा विधि और छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की समीक्षा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए, बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मूल्यांकन का सबसे जो है आवश्यक क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण आवश्यक, तो आपको बताना है कि इसकी जो है सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है कि अधिगमन की कमियों को पहचानना और सुधारात्मक शिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग, ये जो है रीजनिंग का प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है यदि किसी कोड भाषा में चेयर को ये लिखा जाता है, अर्थ को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में हियर को जो है क्या लिखा जाएगा? अब बताइएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे सी का तो कोड होता है 3, एच का कोड होता है 8, पर ऐसा तो यहाँ पे लिखा नहीं गया है। मतलब हम यहाँ पे दूसरे लॉजिक से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितने अक्षर है 5, और यहाँ पे भी अक्षर है 5, यहाँ पे अक्षर है 5, तो यहाँ पे भी अक्षर है 5। मतलब हमें ये पता चल गया कि इसने खुद ही बता दिया है कि भाई साहब सी का कोड है 5, एच का कोड है 8, ए का कोड है 2, आई का कोड है 6 और आर का कोड है 9। उसी प्रकार ई का 7 है, ए का 2 है, आर का 9 है, एच का 1 है और यहाँ पे टी का 1 है और एच का 8 है। तो हम समझ गए हैं, हमें एच का कोड पता करना है। हम सिंपल तरीके से ऊपर देख लेते हैं कि एच का कोड है क्या। एच का कोड यहाँ से देख लो आप, एच का कोड 8 हो गया। ई का कोड यहाँ से देख लो 7, ए का कोड यहाँ से देख लो 2, आर का कोड यहाँ से देख लो 9, 29 आप देख लो लास्ट में होना चाहिए, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 78 हो गया। आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाला है। मुझे लगता है आपका क्लियर राइट उत्तर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। श्रृंखला में लुप्त पद हमें बताना है, अर्थात वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही हमें बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है, चलिएगा। आप सबसे पहले देखो यहाँ पे कि जो है बी के बाद ई लिखा है, ई के बाद एच, एच के बाद के लिखा है, तो कौन सा लॉजिक है? बी 2 पे होता है, ई 5 पे होता है, एच 8 पे होता है, मतलब हर बार 3 जोड़ा गया है, तो अब भी 3 जोड़ दो। 11, एच 11 पे 11 3 14, 14 पे होता है एन, मतलब ये दोनों तो बिल्कुल गलत। अब लास्ट वाला अक्षर ओ और पी में चेक कर लो, ओ और पी मिला लो, डी जी जे, 4 3 7 3 10, 10 और 3 यहाँ पे लिखा है 13, फिर 13 में 3 जोड़ दो, सब में 3 जोड़ा गया है, अब भी 13 3 16। आपका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो मुझे लगता है कि आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है क्रम अवस्था में 40 छात्रों की एक कक्षा में राहुल का स्थान ऊपर से 15वां तो नीचे से अर्थात अंत से उसका स्थान क्या होने वाला है? बिल्कुल सिंपल है। अगर आप थोड़े से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन लगा हुआ है ऊपर से लेकर नीचे, इसमें टोटल लोग हैं कितने? 40।
टोटल इस लाइन में कितने लोग हैं, 40। इसने कहा है कि जो है राहुल का स्थान ऊपर से, अगर हम ऊपर से आएंगे तो राहुल का स्थान कितने नंबर पे है, यहाँ पे राहुल खड़ा है, तो ये कह रहा है कि हम तो 15 पे हैं, यहाँ पे राहुल अगर है तो ये 15 पे है। तो अगर हम यहाँ से नीचे से काउंट करते चलें तो ये राहुल कितने नंबर पे होगा, तो देखिए आप देखो राहुल को यहाँ पे 2 बार काउंट कर रहे हो, नीचे से भी ऊपर से भी, तो टोटल जो 40 लोग हैं उसमें आप एक जोड़ दो, क्योंकि टोटल अब लोग 41 हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से भी काउंट करना है नीचे से भी। तो 41 में से हम कितने लोग ऊपर से हैं, तो 15वें नंबर पर, तो 15 घटा दो, तो ये हो जाएगा 26 जो है हमारा 26वां स्थान बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। देखिए तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए थे तो लाइक कर लें, और चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।